स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो डॉक्टर भरत बरई साहब ने कहा कि अब वहाँ पे पाइपलाइन जैसी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब का कहना था कि ये अब थोड़ा सा अस्थिरता जैसे बनी रहेगी, ओमान ईरान पर निर्भर करता है कि इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वहाँ से आता है। ऐसे में एम्बेसडर दयाल, इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान तो निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। और देखिए, इस लड़ाई में ईरान को नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन रीजनली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा था कि वो रिजीम चेंज कराएगा। ये अमेरिका ने पैगाम भेजा था ईरान के लोगों को, हेल्प इज ऑन द वे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रिजीम और ताकतवर हो गई। दूसरी बात, अमेरिका ने कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम हम ईरान का पूरी तरह नष्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम इंटैक्ट। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा था हम खत्म कर देंगे। जरूर कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी पेपर में, लेकिन जैसे पहले ओबामा के टाइम पे हुई थी अंडरस्टैंडिंग, फिर ये शक हो गया था। ट्रंप साहब ने तो ये बार बार कहा कि ईरान चीट कर रहा है। अब ईरान कहीं अपने यूरेनियम कहाँ छुपाता है, जो अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स आएंगे, वो कहाँ ढूंढेंगे। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है दोनों साइड के बीच में, और इस वजह से ये पूरा एग्रीमेंट जो है बहुत फ्रेजाइल है। और अगर ये एग्रीमेंट फ्रेजाइल है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संबंध में आगे क्या होना है, ये कुछ कहा नहीं जाता। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर भरत बरई साहब, अभी जो बातें कही एम्बेसडर दयाल ने कि जिस लक्ष्य के साथ यूएस ने हमला किया था ईरान पे, उसमें से कोई भी लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? उनके पास क्या एक्सक्यूज है? देखो, अमेरिका में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में उसका बहुत नाराजगी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके 3 लक्ष्य थे। इजराइल ने भी 3 लक्ष्य बताए थे। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगा दो। देखो, शॉर्ट टर्म में 2 या 5 साल तक तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बिल्कुल रोक लग गई है। आपको बम बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। एनरिच यूरेनियम, उसके पास 456 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम था, 60%, लेकिन वो यूरेनियम अभी डट गया है बमबारी से, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब उसने एग्रीमेंट में किया है कि हम परमानेंटली न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की निगरानी में उसको डाइल्यूट कर देंगे, क्योंकि ईरान इज अ सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो वो 5% से कम एनरिचमेंट कर सकता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर वो डटा हुआ यूरेनियम जो 60% एनरिच है निकालेंगे, उसको डाइल्यूट डाउन करेंगे। देखो, आप ईरान की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत कम है, बहुत पुअर है। हाँ, वो बयानबाजी तो बहुत करते हैं, वो तो इजी है कि रेडियो पर जाओ, टेलीविजन पर जाओ, बताओ। जनवरी-फरवरी 2026 में हजारों ईरानियनों ने, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया था। ईरान की सरकार ने, जिसका तुम एस्टिमेट मानो, 10,000 से 42,000 लोगों को मार दिया। अपना जो रेसलिंग चैंपियन था उसको फांसी दे दिया। जो लड़कियां हिजाब लेकर ऐसे तैसे जात रही थी, उसकी खोपड़ी तोड़ दी। और ये युद्ध के बाद ईरान की स्थिति भरत बरई, हाँ, इस युद्ध के बाद भले आर्थिक स्थिति कमजोर हुई हो, लेकिन जो देश में विरोध था सत्ता के प्रति, वो विरोध कम हुआ और एक राष्ट्रभक्ति जो कि वहाँ पे ईरान में ज़्यादा मानी जाती है, उस राष्ट्रभक्ति के नाम पे एकजुटता ज़्यादा हो गई। ये इसको युद्ध का असर कहा जाए, जो भी कहा जाए, तो वो जो कहा जा रहा था कि सरकार के प्रति नाराजगी है, वहाँ पे एक अलग गुट है, वो आवाज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, क्योंकि सब लोग एकजुट होकर के अमेरिकी हमले का जवाब देने में लग गए। कमर आगा साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। हमने देखा था 2080 से 2088 तक, जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, सद्दाम हुसैन का
उस पीरियड में भी यही हुआ था। उनके पास सेना भी नहीं थी, बिकॉज जो रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही आने के कुछ ही समय के बाद ये अटैक इराक ने किया था, और जो शाह ईरान की जो सेना थी उसको डिज़ोल्व कर दिया था इमाम खुमैनी ने आते ही। तो उसके बाद भी ये लोग मिले, लड़े, वहीं पे सेना को ट्रेनिंग दी, और ये सब मुल्ला और मौलवी और दूसरे लोगों ने मिलके, वहाँ के लोगों ने मिलके अपनी एक रैग टैग आर्मी बनाई और उससे ये लड़ते रहे। और 8 साल में इन बाद में सद्दाम हुसैन की जो फोर्सेस थे उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। तो ये उनके अकेला देखिए आर्यन देश है, उनको बहुत प्राउड है इस बात पे कि वो आर्यन सभ्यता और आर्यन की वो जो बात करते हैं वो उनके साथ जुड़ी भी है हमेशा से, कि हमारी 4000 साल पुरानी सभ्यता है, उस पर उनको काफ़ी नाज है और वो ये बार बार इसको रिपीट करते हैं। उन्हीं ने अपनी पुरानी सभ्यता को उसी तरह से प्रिजर्व कर रखा है जो कि ज़ोरास्ट्रियन थी। यहाँ पे कमल आगा साहब उठता है कि सभ्यता, पुरानी सभ्यता और काफ़ी समृद्ध सभ्यता और आर्थिक मजबूती दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब संक्षिप्त में टिप्पणी आपका चाहूँगा। मैं एक चीज़ कहना जल्दी से। उनके पास इस समय जो एजेंडा है वो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का है। न्यूक्लियर उनके एजेंडे में फिलहाल अगले कई साल तक नहीं रह सकता। बिल्कुल, इस एजेंडा को कैसे पूरा कर पाएंगे स्वर्ण सिंह साहब, 2 लाइन में? बहुत जल्दी से आप देखें कि किसी भी राष्ट्र का विकसित या समृद्ध होना जरूरी नहीं है परमाणु हथियार बनाने के लिए। चीन का उदाहरण ले लें, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद बिल्कुल वो खराब हालत में थे जब उन्होंने हथियार बनाए। उसी तरह से ब्रिटेन ने और फ्रांस ने भी बड़ी मुश्किल हालात में, जब इकोनॉमी खराब थी, तब हथियार बनाए थे। नॉर्थ कोरिया का बड़ा उदाहरण है, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ये परमाणु हथियार बनाया तो सोचा कि सोवियत यूनियन को 15 साल लगेंगे, पर उन्होंने 4 साल में ही ये हथियार बना लिए। 4 साल में तो ये परमाणु हथियार बनाने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी नहीं है।